आनंद जी। रूबिका जी, अभी जितना मैंने देखा है उसमें मुझे उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो चीज समझ में आई। एक तो आज उन्होंने शुरुआत की कि एग्जिट पोल से हम जीत रहे थे। अगर एग्जिट पोल पर इतना ही भरोसा था तो एग्जिट पोल नरेंद्र मोदी को 400 सीटें दे रहे थे। 400 सीटों का क्या हुआ, वो तो 240 पे आ गए। अगर वोट चोरी बीजेपी कर रही होती तो 400 से ज्यादा आना चाहिए था। पहली बात ये। और जो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बो लुआव है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी स्लाइड है, जिसमें वो जेन जी पर और युवाओं पर ये भरोसा दिखाते हैं इस चोरी को खिलाफ खड़े होना चाहिए। अच्छी बात है कि उन्होंने उसमें सत्य और अहिंसा भी जोड़ दिया बाद में, लेकिन जिस प्रकार से जेन जी को भड़काने का प्रयास हो रहा है। और एक और चीज मुझे समझ में नहीं आती कि जब ये मामला अभी कांग्रेस के समर्थक हमारे साथी निखिल जैन जी बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि हलफनामा देना चाहिए, अब तो कल को ये स्थिति हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट से भी लोग कहेंगे कि आप जजमेंट भी अंडर ओथ दीजिए। भाई, आप सुप्रीम कोर्ट का ये जज है, कोई खेल बात है? हमारे नेता को 12 करोड़ लोगों ने चुना है, आपको तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के 5 जज ने चुना है। ऐसे नहीं होती है संवैधानिक व्यवस्थाएं। संवैधानिक व्यवस्थाएं संवैधानिक तरीके से चलती हैं। इस तरह की लंतरानियां करते हुए बहुत अच्छा लगता है। ये आज की तारीख में क्यों हो रहा है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये हाइड्रोजन बॉम्ब तो बहुत पहले फूट जाना चाहिए था। एक बड़ी खबर आ गई है, दर्शकों को एक बार ये बड़ी खबर दे दूं। राहुल गांधी के इस प्रेजेंटेशन को लेकर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने बड़ा निशाना साधा है राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा है हार के डर से अनर्गल आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी। बिहार की जनता समझ चुकी है कि इनकी हार तय है। आज बकायदा एक रोड शो कर रहे हैं, राजनाथ सिंह रैली कर रहे हैं, जितिन राम मांझी भी उनके साथ मौजूद है। अब राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहना कि वो हार के डर से इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। असीम वकार साहब, राहुल गांधी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? वोट चोरी से आप लोग कितना रिलेट करते हैं? नहीं, हम उतना ही इत्तेफाक रखते हैं जितना विरोध आप रखती हैं। मुझे लगता है बहुत से लोग दो जगह बढ़ गए हैं खेमों में। बहुत से लोग इत्तेफाक रखते हैं। बात यह हो रही है कि अगर राहुल गांधी जी ने यह मसला पेश किया है कि एक माँ बाप ने 222 बच्चे पैदा कर दिए और उनका नाम सेम रख दिया, तो इसकी जांच होना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग को लगता है कि राहुल गांधी ने प्रोपेगेंडा किया है, झूठ बोला है, तो आप एफआईआर कराइए। भाई, जांच तो होना चाहिए। देश के बहुत बड़ी संस्था पर आरोप लगा है। ज्ञानेश कुमार छोटे मोटे आदमी नहीं है। उनके कंधों पर देश के भावी सरकारों का भविष्य है। वो तय करते हैं, उनकी संस्था तय करती है कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। उनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव ईमानदारी से किया जाए। ये सवाल कैसे नहीं, गलत है सवाल ये। कितनी आप, मसला ये है कि ये बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया उन्होंने। नहीं, पर असीम वकार साहब, और हर आदमी इसको अपनी नजर देख रहा है। साहब, देव ज्योति जी कल आपको कह रहे थे कि आप बीजेपी की बी पार्टी हैं, बड़ा आरोप है। आप केस क्यों नहीं कर लेते इनके ऊपर? बड़ा आरोप है, आपको जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं कर लेते आप इनके ऊपर कोई केस? नहीं, मैं किसी संवैधानिक पद पे नहीं हूं। अच्छा, आप नहीं है, कोई बात नहीं। ज्ञानेश कुमार आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ वो से देश से, सुनिए मैडम, ज्ञानेश कुमार तनख्वाह ले रहे हैं देश से। तो आपके सांसद को, सरकार उनको तनख्वाह देती है जनता के पैसे से। एक नेता एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, ठीक है, वो भी एक पद पर है, सांसद है। चरमपंथी कहते हैं, है ना, वो भी एक सांसद है। केस क्यों नहीं करवा देते आप? नहीं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या मिठाई बांटना चाहिए या ज्ञानेश कुमार जी को माल्यार्पण करना चाहिए? नहीं, तो आप राहुल गांधी पर पूर्ण हल दीजिए ना। आप यकीन कर रहे हैं ना भाई? आप नहीं, आप समझिए बात को। आप इतनी देर से डिबेट कर रही हैं। 14 से पहले जो पत्रकार हुआ करते थे वो सरकारों से सवाल पूछते थे। अच्छा, आप किचन में खाना कैसे बनाती हैं? साड़ी आपको पहनना किसने सिखाया? इटली से हिंदी कैसे आप सीख गई? बहुत बढ़िया बढ़िया पत्रकारिता करते हुए मैंने देखा है। अरे भैया, मैं मंत्रालय में फोन करना चाहता हूं, मुझे लगता है ये आदमी मंत्री बनने के लायक है।
आप इसे मंत्री बना दीजिएगा, मुझे ज्ञान मत दीजिए असीम वकार 2014 के पहले क्या होता था क्या नहीं। मैं 2007 से काम कर रही हूँ। जिन लोगों का पक्ष आप ले रहे हैं ना, उन लोगों को मैंने काम करते हुए देखा है। जिस दिन मुंह खोलूंगी ना आग लग जाएगी सर। तो यहाँ पर ये नहीं, ये व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर मत आइए, व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर मत आइए असीम वकार साहब, बिल्कुल नहीं। वो ज्ञान मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। सरकार से सवाल पूछना जिसके ऊपर आप लोग सबसे ज्यादा आपने एक्शन दिखाया है ना, वो मेरा ही सवाल था जो मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है। गंगा घाट पर मैं ही थी जो जाकर पूछ रही थी। जिन मुस्लिम वोटों के दम पर आप लोग उछल कूद करते हैं ना, उन मुसलमानों को लेकर सवाल रूबिका लियाकत ने पूछा था असीम वकार। वो नक्काशे वाले सोफे पर बैठकर असीम वकार ने नहीं पूछा था, याद रखिएगा आप। अरे बहुत सस्ता सोफा है, ले सकती हैं आप तो ऐसे 1 लाख रुपए आपका सस्ता सोफा, वो सस्ता सोफा आप ही रखिए, आप ही पर सूट करता है। जी तो आप परेशान क्यों हैं? मेरे सोफे से परेशान रहती हैं आप, कमाल कर दिया आपने, ये तो बड़ा गजब बात कर रही हैं। उठवाना ही पड़ेगा वो सोफा आपके यहाँ से। मैंने ये भी देखा है कि आम चूस के खाते हैं या आम काट के खाते हैं, वो मैंने थोड़ी पूछा था। और गुठली कहाँ रखते हैं, गुठली कहाँ रखते हैं आम, और ये मैंने नहीं पूछा था। एक तो आपको नहीं, ये व्हाट्सएप पर आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? नहीं मैं बताती हूँ, अच्छे से बताती हूँ। आप इतना काम कैसे कर लेते हैं प्रधानमंत्री जी? पूछा था असीम वकार साहब, आप थकते नहीं है? नहीं ऐसे थोड़ी। मैंने पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आपके लिए वापस मैं रिपीट करती हूँ, और ये मैंने वापस जब लिया था बनारस में असीम वकार साहब, तो उसे रिपीट किया था आप जैसे लोगों को जलाने के लिए। क्या पूछा था बताती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप थकते नहीं हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, ऐसे पूछा था मैंने। फिर अगली बार मैंने कहा सर अब तो 1 साल और आपकी उम्र बढ़ गई है, फिर भी आप और एनर्जी से काम कर रहे हैं, आप थकते नहीं हैं। ये दूसरा वाला था। अब तीसरी बार मिलूंगी सर तो तीसरी बार भी पूछूंगी, क्योंकि वो बेजोड़ तोड़ मेहनत कर रहा है आदमी, और पूछूंगी। असद ओवैसी इतने बुजुर्ग हो जाएंगे और मुझे इंटरव्यू देंगे तो उनसे भी पूछूंगी। बहरहाल मैं लौटकर अपने मसले पर आ रही हूं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, क्या ये डर है हार का, जिसकी वजह से, जैसा राजनाथ सिंह कह रहे हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? लगातार रूबिका जी, राहुल गांधी जी 58 दिन विदेश की धरती पे कहीं थे। आने के बाद इस गठबंधन में देख लीजिए अलग अलग मुद्दे, गोल पोस्ट रोज बदलते हैं। महागठबंधन के लोग हर 3 दिन पे एक नए भ्रम को फैलाने की कोशिश करते हैं। ये भ्रम का बम है, ये कोई हाइड्रोजन नहीं, खुद कन्फ्यूजन में रहने वाले लोग हैं। और देश के लोगों ने महाराष्ट्र में इनको रिजेक्ट किया इन्हीं मुद्दों पर, हरियाणा में रिजेक्ट किया इन्हीं मुद्दों पर, और बिहार में तो लोकतंत्र की जननी है। यहाँ पर इस तरह का भ्रम न पहले चला था न आगे चलेगा। इन लोगों के पास एनडीए की गई कामों को खंडित करने का कोई तरीका नहीं मालूम हो रहा है कि कैसे करके बिहार के मतदाताओं को हम अपनी बातों को कह सकें। तो मतदाताओं को कंफ्यूज करने का एक तरीका इन्होंने निकाला। वो बता रहे हैं ना कि 200 बार नाम आ गया है, 200 बार फोटो आ गया है, 200 बार लिस्ट में एक ही आदमी की पिक्चर आ गई है, बता रहे हैं ना प्रेजेंटेशन देकर। राहुल गांधी जी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है रूबिका जी, जितना आप उनको पिछले आधे घंटे से राहुल गांधी कर रही हैं। यहाँ के लोग ना उनको सुनना पसंद करते हैं, ना उनकी बातों को सुनना पसंद करते हैं। लेकिन पता नहीं आपको क्या प्रेम है कि इस कांग्रेस पार्टी को अपने टीवी पे लगातार दिखला रही हैं, और ऐसे नेता को जो देश समझ में नहीं आ रहा है। एक तो आप लोग डिसाइड कर लो मुझे प्रेम किससे है, राहुल गांधी से प्रेम है कि मोदी जी से प्रेम है, डिसाइड कर लो आप लोग आपस में। नहीं, आपको राहुल गांधी से प्रेम है, देशभक्त तो हैं आप, लेकिन राहुल गांधी को क्यों इतना फुटेज दे रहे हैं? बिहार के लोग उनको नापसंद करते हैं, उनके किए गए कामों में कहीं कोई रुचि नहीं है। जो देश के लिए नहीं हो सका, जो प्रदेश के लिए नहीं हो सका, जो अपने गठबंधन के लिए नहीं हो सका, वो आदमी क्या नहीं, ये तो हवाई बात हो गई ना। वो मुझे बताइए ना शहजाद पूनावाला, वो लिस्ट दिखा रहे हैं निखिल जैन। मैं ये कह सकता हूँ कि हर स्वतंत्र पत्रकार